चलिए शुरू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये वाला सवाल याद है? तो ये वाला सवाल थोड़ा दिक्कत देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि स्प्रिंग फोर्स इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। नहीं, स्प्रिंग फोर्स इज नॉट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स इज फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ स्प्रिंग ऑन ईच अदर। हर पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होता है। तो ये वाला सवाल कल एंड किया था हमने इस सवाल से। इसको देख के क्या लगता है कि हमें रीडिंग बतानी थी ना यहाँ स्प्रिंग बैलेंस की। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मतलब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू न्यूटन में। तो ये 100 न्यूटन ग्रेविटी, 100 न्यूटन ग्रेविटी बैलेंस हो पा रही थी। फोर्सेस यहाँ बैलेंस हो जा रही थी, कोई सिस्टम मूव नहीं कर रहा था, स्टैटिक था। तो यहां रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन भी 100 न्यूटन। तो जब हम पूरे इसको देख रहे थे स्प्रिंग बैलेंस को, तो ये रस्सी लेफ्ट को 100 न्यूटन लगाएगी, ये रस्सी राइट को 100 न्यूटन लगाएगी। तो हमको इसको देख के ऐसा लगने लगता है कि जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस की वो कुछ स्टूडेंट को लगता है 0, कि 100 माइनस 100 0, और कुछ स्टूडेंट्स को लगने लगता है 100 प्लस 100 200। ना इसका आंसर 0 है, ना इसका आंसर 200 है। क्या है बेटा इसका आंसर? 100। और कल समझा था हमने इसको। आपको पूरे स्प्रिंग को सिस्टम ना लेके कुछ पार्ट ऑफ द स्प्रिंग को सिस्टम इमेजिन करना चाहिए। पार्ट ऑफ द स्प्रिंग को सिस्टम इमेजिन करना चाहिए। पार्ट ऑफ द स्प्रिंग को अगर सिस्टम इमेजिन करेंगे तो यहां टेंशन 100 न्यूटन, तो यहां स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए, ना कि 0, ना कि 200। ये समझ रहे हैं क्या? जैसे इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी थियोरेटिकल, जैसे टग ऑफ वॉर है। टग ऑफ वॉर समझते हैं? रस्सी का एक एंड आपके फ्रेंड ने पकड़ा है, दूसरा एंड आपने पकड़ा है, और दोनों रस्सी को खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस है, मतलब इक्विलिब्रियम है। तो भाई रस्सी पे नेट फोर्स क्या है? रस्सी पे नेट फोर्स 0 है ना रस्सी पे नेट फोर्स। बट क्या यही रस्सी की टेंशन भी है? नहीं ना, रस्सी की टेंशन 0 नहीं है। आपने फॉर एग्जाम्पल 500 न्यूटन की फोर्स लगाई, और आपके फ्रेंड ने भी 500 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी? 1000? नहीं, ना 1000 ना 0, क्या होगा? 500। समझ रहे हैं क्या? तो ये तीनों सवाल हो गए थे कल की क्लास में। समझ में आया नहीं आया बेटा? ये कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा इसको लेके कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। और हमने कल एपरेंट वेट की भी बात की थी क्या? एपरेंट वेट, वो वेइंग मशीन लिफ्ट में ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो व्हाट इज एपरेंट वेट? एपरेंट वेट इज नॉर्मल फोर्स रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। और वेइंग मशीन किसको रीड करती है? नॉर्मल फोर्स को। तो एपरेंट वेट इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स। चलिए शुरू करेंगे आज का पहला सवाल। फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। तो 2 kg का ये ब्लॉक है और 1 kg का ये ब्लॉक है। ये स्प्रिंग है और ये एक दूसरी स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 100 न्यूटन पर मीटर है, और इसका K1 100 न्यूटन पर मीटर है।
हमें दोनों में बताना है एक्सटेंशन कितना है। स्प्रिंग भाई एक्सटेंड होती है या कंप्रेस होती है ना अपनी नेचुरल लेंथ से। याद है हुक्स लॉ? मैग्नीट्यूड क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का? K इंटू एक्स। डायरेक्शन होती है नेचुरल लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में। किया था ये अभी। अगर आप बताएं मुझे डायरेक्शन, बताएं मुझे, जैसे सिस्टम ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है या डायनेमिक है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या डायनेमिक है? इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक है ना? स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक, रुकी हुई है सब चीजें। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। उसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये वाली स्प्रिंग में कितनी स्प्रिंग फोर्स है। ये वाली स्प्रिंग में कितनी स्प्रिंग फोर्स है? नहीं दिख रहा? 20 न्यूटन। नहीं दिख रहा? आप इसको सिस्टम लें, स्प्रिंग का अपना कोई मास तो है नहीं, या आप इसको सिस्टम इमेजिन करें, या आप इसको सिस्टम इमेजिन करें। इन सभी सिस्टम्स का मास 2 kg है, तो इन सभी सिस्टम्स पे ग्रेविटी 20 न्यूटन ही लग रही है। कोई भी एक सिस्टम इमेजिन कर लीजिए स्प्रिंग का कुछ पोर्शन इंक्लूड करते हुए। तो ये सिस्टम अगर लिया मैंने, इस पर मात्र इस सिस्टम पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 2। नाम बोलिए उन फोर्सेस के। ग्रेविटी एंड टेंशन। टेंशन एक्चुअली यहां स्प्रिंग फोर्स है, रस्सी होती तो टेंशन बोलता मैं, अभी स्प्रिंग है तो क्या बोलूंगा उसको? स्प्रिंग फोर्स। किस तरफ लग रही है स्प्रिंग फोर्स? ऊपर को। टेंशन टाइप की स्प्रिंग फोर्स लग रही है। तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड स्टेट में है या कंप्रेस स्टेट में है? एक्सटेंडेड स्टेट में है। और ग्रेविटी लग रही है 200 न्यूटन। कोई बताएगा मुझे बेटा ये वाली स्प्रिंग फोर्स FSP2 कितनी है? FSP2 कितनी है? 200 न्यूटन। और K2 पता है मुझे, सॉरी 2 kg है तो 20 न्यूटन। तो FSP2 20 न्यूटन होगा। K पता है मुझे, K2 पता है, जल्दी से X2 पता लगा लेंगे। तो सिंपली FSP2 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू K2 इंटू X2। तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 100 इंटू X2। तो X2 की वैल्यू आ गई 20/100 विच इज 0.2 मीटर, विच इज 0.2 मीटर। ये समझे क्या? अब FSP1 भी पता करना है हमको, उससे X1 पता चलेगा, उसमें एक्सटेंशन पता चलेगा ना बेटा। क्या सिस्टम लूं ये वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन पता करने के लिए? दोनों मिला के अच्छा रहेगा। अकेला 1 kg भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, बट ज्यादा बेटर सिस्टम क्या है बेटा? वही सीखना है बेटा यहां सबसे इंपॉर्टेंट। बार बार ऑलमोस्ट पिछले 6 लेक्चर से एक बात हर क्लास में रिपीट हो रही है, और वो है सिस्टम क्या चूज करना है ना। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप। तो यहां पर बेस्ट सिस्टम रहेगा ये ना, ये बेस्ट सिस्टम रहेगा 1 kg प्लस 2 kg और कुछ पार्ट ऑफ दिस स्प्रिंग। और स्प्रिंग का तो कोई मास है नहीं, तो इस सिस्टम पे नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए बेटा, नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए इस सिस्टम पे। 2। कौन कौन सी? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ऊपर को लग रही है FSP1, FSP1 स्प्रिंग फोर्स लग रही है। और ग्रेविटी कितनी लग रही है? 30 न्यूटन। दिख रहा है क्या? तो FSP1 शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 30 न्यूटन। K1 पता है, जल्दी से निकाल लेंगे, जल्दी बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है। FSP1 इज K1x1, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 100 इंटू X1। तो X1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0.3 मीटर। आई क्या?
अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं अपनी तरफ से इसी क्वेश्चन में, कंटिन्यूएशन में एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल है व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ 1 kg ब्लॉक एंड व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ 2 kg ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल नेचुरल लेंथ कंडीशन। सवाल समझ रहे हैं? शुरुआत में क्या था, ये भी नेचुरल लेंथ पे थी, ये भी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है। आपने उसको उस कंडीशन से छोड़ दिया तो थोड़ी देर कुछ ऑसिलेट वगैरह करके वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ये जो फाइनल कंडीशन है हमारी, रुक जाएगा ना। तो इनिशियली आपने नेचुरल लेंथ की कंडीशन से छोड़ा था, तो बेटा 1 kg वाला ब्लॉक कितना नीचे आया होगा इनिशियल कंडीशन से, और 2 kg वाला ब्लॉक कितना नीचे आया होगा इनिशियल कंडीशन से। सवाल समझ रहे हैं? इनिशियल नेचुरल लेंथ की कंडीशन से। थोड़ा दिमाग लगाइए, इमेजिनेशन करिए और बताइए मुझे आंसर। ओरल है सवाल, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सवाल ओरल है। सवाल समझे क्या पूछा? इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स वर केप्ट एट देयर नेचुरल लेंथ। छत पे इसको, इस वाले एंड को बांध दिया, वहां से छोड़ दिया, तो फाइनली ये इस कंडीशन पे आ गया। तो 1 kg कितना शिफ्ट किया बेटा? 1 kg 1 kg 1 kg 0.3 शिफ्ट किया होगा ना। नहीं दिख रहा भाई, ये एंड फिक्स्ड है स्प्रिंग का, स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0.3 का है, तो ये तो 0.3 नीचे गया होगा, गया होगा। लेकिन 2 kg वाला कितना नीचे गया होगा? 0.5, 0.2 लग रहा है। 0.2 इसमें एक्सटेंशन है, और 0.2 ही क्या होगा ये नीचे? नहीं ना, क्योंकि ये खुद 0.3 नीचे आया है और इसमें फर्दर एक्सटेंशन आया है 0.2 का, तो सेकंड वाला ब्लॉक टोटल कितना नीचे गया होगा बेटा? 0.5। नहीं इमेजिन हो पा रहा? अब ये पूरा इमेजिनेशन की बात है ना बेटा, इसमें कोई इक्वेशन फॉर्मिंग नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, केवल और केवल इमेजिनेशन। क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज शिफ्ट, what is shift of 1 kg and 2 kg blocks from initial natural length condition, initial natural length condition। तो 1 kg ब्लॉक का शिफ्ट कितना है बेटा? 1 kg ब्लॉक का शिफ्ट उतना ही है जितना पहली स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है, विच इज 0.3 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक का शिफ्ट कितना है बेटा? 0.5, वो होगा 0.3 प्लस 0.2 विच विल बी 0.5 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ो आगे। नेक्स्ट, in the system shown in the figure, all surfaces are smooth, string is massless and inextensible. In steady state, find the acceleration of the system. Steady state का मतलब है कि स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। स्टेडी स्टेट का यहाँ ये मतलब है कि वो एक लेंथ गेन करके उसी लेंथ पे नीचे जा रही है। अब थोड़ा देखेंगे इस सिस्टम को। ये सिस्टम ऑब्वियसली रेस्ट पे तो नहीं रह सकता, इक्विलिब्रियम पे होगा क्या? स्टैटिक कंडीशन में होगा क्या? स्टैटिक और स्टेडी में अंतर समझिए बेटा। स्टेडी का मतलब स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टेडी मतलब होता है समय के साथ जो चेंज ना हो रहा हो। स्टेडी मतलब समय के साथ जो चेंज ना हो रहा हो, वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, और पहली बार आया है फिजिक्स में, बट आखिरी बार नहीं आया है, लगातार आता रहेगा बेटा आगे। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जो समय के साथ चेंज ना हो रही हो,
जो समय के साथ चेंज ना हो रही हो। तो ये स्टेट स्टैटिक स्टेट नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेगा ये सिस्टम, मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, लेकिन ये ऑसिलेट नहीं करने वाला, ठीक है। ये ऐसे करके ही मूव करता रहेगा, स्टेडी का ये मतलब है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। सी वाला ब्लॉक नीचे जाने वाला है, बी वाला ब्लॉक भी नीचे जाने वाला है, और ए वाला ब्लॉक राइट साइड को जाने वाला है। दिख रहा है सबको? तो अगर मैंने सी वाले का एक्सेलेरेशन ए माना बेटा, तो बी वाले का एक्सेलेरेशन भी ए ही होगा। और यहां तो एक रस्सी है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो इसका एक्सेलेरेशन भी ए ही होगा। तो कुछ भी निकालने से पहले मुझे ए निकालना चाहिए। ए निकलेगा तो टेंशन भी निकाल पाऊंगा, और ए निकलेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी निकाल पाऊंगा। मुझे जो पूछा है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम सबसे पहले निकालूंगा, फिर टेंशन और एक्सटेंशन वगैरह ये सब निकाल सकता हूं। कोई मुझे बिना पेन उठाए एक्सेलरेशन निकालने की इक्वेशन बोलेगा बेटा, यहां बिना पेन उठाए, बिना डायग्राम ड्रॉ करे? बस एक इक्वेशन से हो जाएगा। आपने टी को इन्वॉल्व किया तो एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब उनका बोलना है 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। सही है? किसका न्यूटन लॉ बोला उन्होंने? बी प्लस सी सिस्टम का। आगे ए सिस्टम का भी न्यूटन लॉ लिखना पड़ेगा। बोलिए ए सिस्टम का न्यूटन लॉ। अरे न्यूटन लॉ बोलिए। T इज इक्वल टू 1 इंटू ए। इन दो इक्वेशन से फिर आप T को गायब करके ए निकाल सकते हैं, और ए को वापस पुट करके T निकाल सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा? बट इससे भी इजी पूछ रहा हूं। सिंगल इक्वेशन से बताइए मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन दिस सिस्टम। पिछली क्लास में सिखाया था। हाँ नहीं, हाँ, तो ड्राइविंग फोर्स कितनी है सिस्टम पे? ड्राइविंग फोर्स पिछली क्लास में बात हुई थी जब एटवुड मशीन बोला था मैंने। एटवुड मशीन याद है? M2G M1G, एक्सेल M2 M1 से बड़ा है तो ए नीचे ए ऊपर, तो क्या आया था एक्सेलेरेशन? M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। नहीं निकाला ये हमने? सिंगल इक्वेशन से कैसे इमेजिन करने को बोला था मैंने, ऐसे सीधा करके। उसी इमेजिनेशन को क्यों नहीं लगा रहे हैं? ड्राइविंग फोर्स कितनी है? ड्राइविंग फोर्स कितनी है सिस्टम पे? कौन सी फोर्स मूव कराना चाह रही है सिस्टम को? 50 न्यूटन। नहीं दिख रहा भाई? इसकी ग्रेविटी को तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, बट इनकी ग्रेविटी सिस्टम को ड्राइव करवा रही है 2 kg और 3 kg की। नहीं दिखा अभी भी? तो ड्राइविंग फोर्स कितनी है बेटा सिस्टम में? 50 न्यूटन। मास कितना है सिस्टम का? 5 नहीं 6 पूरे सिस्टम का। कैसे इमेजिन करने को बोल रहा हूं? नहीं इमेजिन हो पा रहा अभी भी। मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल इमेजिन करने को। ऐसा इमेजिन करने को। इसकी ग्रेविटी तो नॉर्मल से बैलेंस हो गई थी, बट इनकी जो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी थी, अब वो किस तरफ को हो गई? राइट साइड को। तो ये हो गया 20 न्यूटन, ये हो गया 30 न्यूटन। तीनों का एक्सेलरेशन सेम है।
तो किसको सिस्टम लेना चाहिए मुझे? तीनों को मिला के। फायदा होता है ना बेटा अगर मैं पूरे को एक सिस्टम चूज कर सकूं। कितनी हो गई ड्राइविंग फोर्स? 50 न्यूटन, 20 प्लस 30, और नेट मास कितना है सिस्टम का? 6 kg। नहीं दिखा अभी भी आपको एक्सेलरेशन? क्या ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत थी मुझे? अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पाते तो आपको दिखता। ड्राइविंग फोर्स इज 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक विल बी नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन नेट मास। नहीं, the acceleration of each block will be net driving force upon net mass। कितना हो गया वो? 50/5 नहीं, 6। तो ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कट नहीं रहा है तो ऐसे रहने दीजिए फ्रैक्शन में। 8.33 आ जाएगा डेसिमल में। 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है ना बेटा, हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप कोई टेंशन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ किसको लेना चाहिए बताएगा? अभी मैंने तीनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम चूज कर लिया था। अब सिस्टम बदलना पड़ेगा मुझे। किसको सिस्टम लेना बेस्ट रहेगा? ओनली 1 kg। देख रहे हैं, ओनली 1 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है वो? टेंशन। नहीं दिख रहा? तो न्यूटन लॉ बोलिए बेटा इसका। E इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो कितना है टेंशन? 25/3 न्यूटन। दिख रहा है सबको? नहीं दिखा अभी भी? तो रस्सी में टेंशन है 25/3 न्यूटन। क्या स्प्रिंग की स्प्रिंग फोर्स भी टेंशन के बराबर है? नहीं ना, स्प्रिंग अलग हो गई, टेंशन अलग हो गई। हाँ, स्ट्रिंग डायरेक्टली स्प्रिंग से कांटेक्ट में होती तब टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम होती, तब बराबर होती नहीं होती। पर अभी स्प्रिंग अलग है, बीच में ब्लॉक आ गया उन दोनों के, तो अब स्प्रिंग और टेंशन सेम नहीं होगी। स्प्रिंग फोर्स और टेंशन निकालूं स्प्रिंग फोर्स? कोई सिस्टम बताएगा मुझे? ओनली सी। बेस्ट सिस्टम इज ओनली सी। क्यों है भाई ओनली सी बेस्ट सिस्टम? मात्र दो फोर्सेस हैं उस पर। कौन कौन सी? ग्रेविटी एंड टेंशन। नहीं, स्प्रिंग फोर्स। टेंशन नहीं बोलेंगे उसको, टेंशन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटी कितनी? 30 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स कितनी निकालनी है हमको? पता करें। बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए ओनली सी का। ओनली सी का न्यूटन लॉ 30 माइनस FSP इज इक्वल टू 3 इंटू ए क्या है? 25/3। कितनी आ गई बेटा FSP की वैल्यू? 5 न्यूटन। मात्र 5 न्यूटन है स्प्रिंग फोर्स। बट मुझे उसने एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पूछा था, तो स्प्रिंग फोर्स को इक्वेट कर सकता हूं K इंटू एक्स से। याद है K दे रखा है? क्या K दे रखा है? K कितना दे रखा है? 50 न्यूटन पर मीटर। तो K एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 50/50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू आ रही है भाई 5/50 मीटर, मतलब 0.1 मीटर। क्या आ रही है देख रहे हैं? 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में लिखता तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब क्या हो जाता बेटा? 100 इंटू 0.1 क्या हो जाता? 10 सेंटीमीटर। बढ़ो आगे। सवाल क्लियर है? इमेजिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन याला।
बढ़ो आगे। चलिए, तो बात करेंगे आज किसकी बात करनी है हमें? स्यूडो फोर्स। बट स्यूडो फोर्स से पहले थोड़ा सा मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूं, इनके नाम आपने सुने हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज के, बस उनको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट सुना है? अरे सुना है नहीं सुना है? डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ या ना? वेलोसिटी सुना है नहीं सुना? वेलोसिटी सुना है सबने? एंड एक्सेलरेशन सुना है नहीं सुना? ये भी सुना है? सुने हैं तीनों? डिस्प्लेसमेंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम फिजिक्स में? एस। डी से नहीं, क्योंकि डी से डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है, या डी डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है बहुत बार, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए एस। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी के लिए वी, वी या यू सिंबल यूज होता है वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन के लिए ए। फेमिलियर है तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से? तीनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जानते हैं बेटा? अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। हेलो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि इनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, अब बच्चों वाली डेफिनेशन छोड़ेंगे, वेक्टर वाली डेफिनेशन सोचेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। टेल उसकी इनिशियल पोजीशन पे होती है उस वेक्टर की, और हेड फाइनल पोजीशन पे होता है। वेक्टर्स में भी बात हुई है इसके बारे में। वेलोसिटी भी वेक्टर है, एंड वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कैलकुलस के बाद पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट सेम है गिवन टाइम इंटरवल में, अगर S1 और S2 सेम है, तो किसी इंस्टेंट पे जब उसकी वेलोसिटी v1 होगी और उसकी वेलोसिटी v2 होगी, तो v1 और v2 को भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी t टाइम लगा, इसको भी t टाइम लगा। v1 हो जाएगा S1/t, v2 हो जाएगा S2/t। तो इफ S1 is equal to S2, then in the same time interval, बराबर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो देन v1 will also be equal to v2 and a1 will also be equal to a2। जब शुरुआत में रेस्ट पे थी, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो, तो यहां चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v1 माइनस 0, ये हो जाएगा v2 माइनस 0। v1 और v2 बराबर है, तो v1 माइनस 0 अपॉन टाइम और v2 माइनस 0 अपॉन टाइम भी बराबर है। ये समझे क्या? फिलहाल इतनी सी बात ध्यान में रखेंगे, और इसके अलावा कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं, आपने
थोड़ी भी पढ़ाई की होगी 10th क्लास में तो उनको जानते होंगे आप। किन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलते हैं उनको। नहीं सुना? 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। बाप रे, ये भी नहीं सुना कभी। क्या है पहली इक्वेशन? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। रट्टा नहीं मारा। दूसरी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बहुत डिटेल में करने वाले बेटा हम, बट अभी नहीं, 1 महीने बाद डिटेल में करेंगे हम, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे। बट आता तो है ही आपको, आता है नहीं आता है? 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जानते तीनों इक्वेशन, बट आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये इक्वेशन कब वैलिड नहीं है। हमेशा वैलिड है इक्वेशंस? नहीं, दे आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है? नहीं, एक्सेलरेशन खुद भी चेंज कर सकता है। कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा। आप धक्के को ही चेंज कर दें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज करेगा। अगर एक्सेलरेशन चेंज करेगा तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होंगी। कल कब वैलिड होती बेटा ये इक्वेशन? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट हम बाद में करेंगे इसकी डिटेल। चलिए, तो थोड़ा सा इनको आपस में रिलेट करना आना चाहिए था आपको, इसलिए बताया ये। अब शुरू करते हैं स्यूडो फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। स्यूडो वर्ड सुना है इससे पहले आपने कभी? वोकैबुलरी में आया कभी अंग्रेजी की? स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो का फॉल्स। स्यूडो मतलब होता है झूठा, फॉल्स। तो स्यूडो फोर्स का मतलब होने वाला है झूठी फोर्स, फॉल्स फोर्स। तो मतलब ऐसी फोर्स जो एक्चुअली में फोर्स है ही नहीं, जो एक्चुअली में फोर्स है ही नहीं। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, बट तब भी हम उसे नाम दे रहे हैं फोर्स का। क्यों? अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, स्यूडो वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है फॉल्स या झूठा। फॉल्स या झूठा। तो फॉल्स या झूठा। तो स्यूडो फोर्स का मतलब होगा फॉल्स फोर्स या झूठी फोर्स। तो क्या होती है झूठी फोर्स? झूठी फोर्स हमें अपने आप से इमेजिन करनी पड़ती है, एक्चुअली में नहीं होती हो, एक्चुअली में नहीं लगती, बट हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। कब? जब हम नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम से न्यूटन्स लॉ की सही इक्वेशन लाना चाहेंगे। मतलब क्या इस बात का? याद करिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सिंपल वर्ड में बोलिए, पहली लाइन क्या होनी चाहिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की? व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नहीं याद? व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम inertial reference frame, then force is required to cause change in motion. simplest words में अगर बोलना चाहें। अब न्यूटन सेकेंड लॉ भी न्यूटन फर्स्ट लॉ पे डिपेंड करता है।
भाई न्यूटन सेकेंड लॉ भी तभी करेक्ट रिजल्ट देगा जब आप कहां से मोशन ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो बात आती है अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या, तो हम क्या न्यूटन्स लॉ नहीं लिख सकते? अगर नॉर्मल न्यूटन लॉ लिखेंगे आप व्हेन ऑब्जर्विंग मोशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें नॉन इनर्शियल रेफरेंस से ही मोशन ऑब्जर्व करना पड़ता है, वहां से ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी होता है, वहां से मोशन को इमेजिन करना ज्यादा इजी होता है। तब हमें एक झूठी फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक नकली फोर्स इंक्लूड करनी पड़ती है ताकि हमको करेक्ट रिजल्ट मिल सके, न्यूटन्स लॉ का करेक्ट इक्वेशन मिल सके। तो इसका एग्जाम्पल देखें, अगर एचसी वर्मा में बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, नंबर्स के साथ। तो इमेजिन करिए एक लिफ्ट है बेटा, इमेजिन करिए एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक लैंप हैंग कर रहा है ऐसे, इस लिफ्ट में एक लैंप हैंग कर रहा है, लैंप समझ रहे हैं ना, ऐसे लैंप हैंग कर रहा है उसकी छत से। लैंप का मास है फॉर एग्जाम्पल 5 kg, फॉर एग्जाम्पल लैंप का मास है बेटा 5 kg, ठीक है। ये रस्सी लगा रखी है, छत से हैंग करा रखा है लैंप को, स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेनी है बेटा। बताइए इस लैंप को आप देख रहे हैं, दो लोग देख रहे हैं, एक आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है और एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है। लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है उसका नाम ए है, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसका नाम बी है। बताइए मुझे बिना कैलकुलेशन के, अगर लिफ्ट रुकी हुई है, ठीक है, तो लैंप भी रुका हुआ है ऑब्वियसली ग्राउंड फ्रेम में। पूरी लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो बेटा बी को क्या एक्सलेशन दिखाई देगा लैंप का? 0। ए को भी क्या एक्सलेशन दिखाई देगा लैंप का? 0। अभी ए और बी दोनों सेम ही रेफरेंस फ्रेम है, दोनों ही ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम है ना। ग्रेविटी लग रही होगी लैंप पर, कितनी? 50 न्यूटन। तो टेंशन भी कितनी होगी? 50 न्यूटन होगी। और दोनों एग्री करेंगे, ए भी एग्री करेगा उस टेंशन पे, बी भी एग्री करेगा उस टेंशन पे, करेगा नहीं करेगा? दोनों एग्री करेंगे। बट अब सिचुएशन थोड़ी बदल रही है। लिफ्ट जा रही है ऊपर और कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन का 0 होना, बट कुछ एक्सेलरेशन है। लिफ्ट झटके से स्टार्ट की और ऊपर भागने लग गई, फॉर एग्जाम्पल विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर जाने लग गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है बेटा। अब बताइए मुझे ए को कितना एक्सेलरेशन नजर आ रहा है इस लैंप का? 0। ए को 0 एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, बट बी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजर आएगा, क्योंकि बी जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो पूरी लिफ्ट ही ऊपर जाते हुए दिखेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता लिफ्ट ऊपर पहुंच जाए, लैंप वहीं का वहीं है, लैंप भी लिफ्ट के साथ ही मूव कर रहा है। तो जरा बताइए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहले विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं। बी को क्या दिख रहा है? बी को दिख रहा है कि लैंप पर ग्रेविटी लग रही है 50 न्यूटन और लैंप पर एक टेंशन लगेगी T1 मान लेता हूं उसको, या T मान लेता हूं, और लैंप का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है क्या? बी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी 2 नहीं 4।
4 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर मैं बी के रेफरेंस फ्रेम से न्यूटन लॉ लिखूं तो क्या इक्वेशन बनानी चाहिए मुझे? बोलिए बेटा। न्यूटन लॉ T माइनस 50 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 4। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई 17 न्यूटन। ठीक हो गया। बट उसी लैंप को मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए देखूं, ए के रिस्पेक्ट में देखूं, तो अभी भी ग्रेविटी दिख रही है। ग्रेविटी तो कहीं से भी आप देखें ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी। ग्रेविटी 50 है, टेंशन होगी ऊपर की तरफ, बट विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्सलेशन क्या नजर आ रहा है बेटा? उसका 0। ए के रिस्पेक्ट में अगर न्यूटन लॉ लिखूं तो टी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 50 न्यूटन। सेम टाइम में बात हो रही है, सेम इंस्टेंट पे बात हो रही है। ए से देखकर न्यूटन लॉ लिखने में टेंशन 70 न्यूटन आ रही है, और बी से ए से देखने में 50 आ रही है और बी से देखने में 70 आ रही है। क्या एक ही समय पे एक ही रस्सी में दो टेंशन एक साथ हो सकती हैं? नहीं ना। टेंशन तो अलग अलग वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता एक ही टाइम पे। उसी रस्सी की बात हो रही है। तो इसका मतलब दोनों में से एक सही होगा और एक गलत। कौन सही है कौन गलत? ए या बी? ए क्या है? ए गलत है या सही है? ए गलत है या सही है? गलत है। और सही कौन है? बी। क्यों भाई? बी कहां से खड़े होके मोशन को देख रहा है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। वहीं ए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है। अगर आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से खड़े होके न्यूटन लॉ लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। इनर्शियल से खड़े होके लिखेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। समझे क्या? बट मैं चाहता हूं कि नॉन इनर्शियल से खड़े होके ऑब्जर्व करने पे भी मैं न्यूटन लॉ लिख पाऊं और करेक्ट आंसर निकाल पाऊं। समझ रहे हैं क्या चाहता हूं मैं? समझ रहे हैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं नॉन इनर्शियल से खड़े होके भी लिखूं मैं न्यूटन लॉ और आंसर करेक्ट आए। लेकिन तो अगर आप दोनों में ध्यान से देखेंगे तो मात्र 20 का अंतर है दोनों आंसर्स में, और 20 खुद था 5 इंटू 4। हाँ, मतलब अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए ग्रेविटी है 50, टेंशन है T, एक्सेलरेशन है 0, है बिल्कुल है। अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आपको एक झूठी फोर्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो फोर्स एक्चुअली में लग नहीं रही है, कोई लगा नहीं रहा उसको, हम लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं मतलब हम मैथमेटिकली उसको इंक्लूड कर रहे हैं। किस तरफ लगनी चाहिए वो झूठी फोर्स? नीचे, देख रहे हैं? और कितनी लगनी चाहिए? 20 न्यूटन की। तब रिजल्ट क्या आ जाता? तब 0 एक्सेलरेशन होने के लिए T इज इक्वल टू 70 न्यूटन, तब ये रिजल्ट सही हो जाता। ये फोर्स मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए बेटा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है। और जो भी एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि करेक्ट न्यूटन लॉ था F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। ये था न्यूटन लॉ। F1 वेक्टर ग्रेविटी थी, F2 वेक्टर टेंशन थी, इज इक्वल टू m इंटू ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको LHS में ला रहा हूं। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर माइनस ma वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, और इसको नाम दे दे रहा हूं क्या बेटा?
स्यूडो फोर्स। दिख रहा है? इसको क्या नाम दे रहा हूं? स्यूडो फोर्स। क्या वो एक्चुअली में कोई फोर्स है? नहीं, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक। केवल एक मैथमेटिकल ट्रिक है, एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है स्यूडो फोर्स के नाम से। स्यूडो फोर्स इज जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक so that we can get correct answer even when observing motion from non-inertial reference frame। देखेंगे, pseudo force is a mathematical trick, pseudo force is a mathematical trick, pseudo force is a mathematical trick, pseudo force is a mathematical trick। pseudo force is a mathematical trick, pseudo force is a mathematical trick which must be applied, which must be included, which must be included as a which must be included as a imaginary force, as an imaginary force, which must be included as an imaginary force to get correct answer, to get correct answer from Newton's law, to get correct answer from Newton's law, to get correct answer from Newton's law when observing motion, to get correct answer, to get correct answer for Newton's law when observing motion from where? From non-inertial reference frame. When observing motion from non-inertial reference frame। तो एक झूठी फोर्स हम लगाएंगे बेटा, ठीक है? कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? जब हम मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे होंगे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। प्लीज ध्यान से स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए और डायरेक्शन देखिए। स्यूडो फोर्स है माइनस एम ए वेक्टर। मतलब क्या? स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। जैसे यहां ये जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 4 था, तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 5 इंटू 4 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझते हैं ना? डायरेक्शन की बात करेगा कोई? डायरेक्शन की बात करेगा? डायरेक्शन किस तरफ? माइनस ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर किसका एक्सेलरेशन था? रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन आ रहा है तो इट शुड बी अपोजिट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये बात आई समझ में? स्यूडो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी हमको? मैग्नीट्यूड कितना लगाना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड कितना लगाना पड़ेगा? मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये बात कुछ आई समझ में? ये बात आई समझ में बेटा?
बढ़ो आगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, इससे पहले एक थोड़ा और इजियर एग्जांपल करते हैं। एक मिनट, पिछली क्लास का एक एग्जांपल उठा रहा हूं, आसान एग्जांपल है इसलिए पहले उसको कर रहा हूं। बताइए बेटा, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट पे वेइंग मशीन रखी है, इस पे एक आदमी खड़ा है, उसका एक्चुअल मास 80 केजी है। आदमी का एक्चुअल मास क्या है? 80 केजी। और ये लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रही है विद एक्सलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मुझे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बतानी है। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स बतानी है मुझे। तो पिछली क्लास में हमने बोला था मैं ग्राउंड से खड़े होके देखूंगा तो इस आदमी का एक्सेलरेशन मुझे ऊपर को 3 दिखाई देगा, तो मैं न्यूटन लॉ लिख दूंगा उस पर, नॉर्मल माइनस ग्रेविटी इज एम ए। बट अब मैं इसका न्यूटन लॉ लिखना चाह रहा हूं ग्राउंड से ऑब्जर्व करके नहीं। अब इमेजिन करिए आप लिफ्ट पर ही, लिफ्ट से चिपके हुए हैं और लिफ्ट से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं इस आदमी को। अब लिफ्ट से ऑब्जर्व करेंगे इस आदमी को तो क्या आपको इस आदमी का एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई देगा? नहीं। तब इसका एक्सलेशन क्या दिखाई देगा आपको? 0 दिखाई देगा। गायब होने लग गया ये। लिफ्ट से बैठ के 0 दिखाई देगा। तो तब अगर मुझे लिफ्ट पर खड़े होके करेक्ट आंसर निकालना है तो मुझे एक झूठी फोर्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। बताइए पहले असली फोर्सेस बताइए। पहले असली फोर्स ग्रेविटी, जी स्मॉल जी को 10 ले रहा हूं तो 800 न्यूटन। एक और असली फोर्स नॉर्मल, जो निकालना है मुझे। क्या नॉर्मल 800 होना चाहिए? नहीं। तो यहां से लिफ्ट से देख रहे हैं 0 एक्सलेशन दिखाई दे रहा है। लिफ्ट कैसा रेफरेंस फ्रेम है? नॉन इनर्शियल, जो कि खुद ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहां से खड़े होकर अगर देखेंगे तो आपको एक झूठी फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? रेफरेंस फ्रेम ऊपर जा रहा है तो नीचे लगानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या? अपोजिट टू डायरेक्शन, पूरा बोलिए। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। मैग्नीट्यूड कितना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, तो 80 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 240 न्यूटन। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 800 प्लस 240 कितना हो गया? 1040 न्यूटन। तो रीडिंग क्या दिखाएगा वेइंग मशीन? 1040 न्यूटन, या केजीज में बोलूंगा तो 104 केजी। ये समझते हैं, डिवाइड बाय 10 करूंगा केजी के लिए। 80 केजी उसका एक्चुअल मास है, बट वेइंग मशीन 104 केजी दिखा रही है। मोटा हो गया वो आदमी? मोटा हो गया क्या? नहीं, गलत रीडिंग दिखा रही है वेइंग मशीन। ये समझे क्या? स्यूडो फोर्स से कैसे किया हमने पिछली क्लास में, यही प्रॉब्लम हमने ग्राउंड फ्रेम से की थी, बट आज हम लिफ्ट पर बैठकर उसको देख रहे हैं। जैसे ये वाला सवाल बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड का मतलब बहुत पूछा गया है ना। एक कार है, एक कार रेस्ट पे नहीं है। अच्छा, एक कार अगर रेस्ट पे होती, कार की छत से आपने एक रस्सी के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है, अगर कार रुकी हुई होती रोड पे, वो ऑब्जेक्ट और वो रस्सी आपको वर्टिकल दिखती या टेढ़ी दिखती? वर्टिकल। अगर कार रुकी हुई है दिखती। क्यों दिखती भाई वर्टिकल? ताकि ग्रेविटी को रस्सी की टेंशन बैलेंस कर सके, इसलिए वर्टिकल होना पड़ेगा उसको, इक्विलिब्रियम में है तो। बट अब ये कार रेस्ट पे नहीं है, कार खुद राइट साइड को एक्सलेट कर रही है ये एक्सलेशन से। कर सकती है? अभी लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रही थी, अब कार राइट साइड को एक्सलेट कर रही है, अचानक से एक्सलेटर दबा दिया,
कार की स्पीड बढ़ने लग गई, तो कार राइट साइड को एक्सलेट करने लग गई। तो क्या अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट रस्सी के थ्रू कार की छत से हैंग थी, क्या वो वर्टिकल रहेगी? नहीं। रेस्ट पे दिख रही है, रेस्ट पे दिख रही है इस आदमी को, कार के अंदर ही बैठा हुआ है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रही है, लेकिन क्या वो रेस्ट पे उसको वर्टिकल कंडीशन पे दिखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कार अगर राइट को एक्सलेट कर रही है और कार से ये इसको रेस्ट पे दिख रहा है, तो ग्राउंड ट्रेन से ये भी एक्सलेट कर रही होगी, तो उसके लिए रस्सी को टेढ़ा होना पड़ेगा। बट अब इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से ना देख के कहां से देखूंगा? कहां से? बाहर से नहीं, ग्राउंड फ्रेम से नहीं, कार पे बैठ के देखूंगा। कार अगर मेरा रेफरेंस फ्रेम है, जो कि कैसा रेफरेंस फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। ये आदमी खुद राइट साइड को एक्सलेट कर रहा है ए एक्सलेशन से, तो इस एम मास के बॉब पे, एम मास के पेंडुलम पे ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी, बट मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स। किस तरफ? भाई पूरी कार राइट साइड को एक्सलेट कर रही है, वो आदमी भी राइट साइड को एक्सलेट कर रहा है, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम राइट साइड को एक्सलेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स किस तरफ को लगानी पड़ेगी? लेफ्ट साइड को, एम ए, और ये रियल फोर्स एम जी ग्रेविटी की। ना एम ए और एम जी एक रियल फोर्स है बेटा और एक इमेजिनरी फोर्स है, बट ये मुझे रेस्ट पे नजर आ रही है। इस आदमी को रेस्ट पे दिख रही है ना ये पेंडुलम, तो तीसरी फोर्स एक रियल फोर्स होगी, टेंशन। टेंशन एक्चुअली में प्रेजेंट होगी, और वो इतनी होगी कि वो इन दोनों को बैलेंस कर सके। ये एक दूसरे को तो बैलेंस कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं इस टेढ़ी रस्सी में टेंशन टी है, और कितने एंगल पे टेढ़ी हो गई है ये रस्सी वर्टिकल से? ओरिजिनली वर्टिकल थी, बट अब टेढ़ी हो गई है, तो कितनी टेढ़ी हो गई है बेटा? थीटा एंगल से। हमें थीटा कैलकुलेट करना है। सवाल समझ रहे हैं? ए गिवन है, ए गिवन है, थीटा अननोन है, फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और टेंशन भी अननोन है। तो बेटा इस सवाल को ग्राउंड फ्रेम से करने से ज्यादा अच्छा है आप कार के रेफरेंस फ्रेम से देखें। क्यों भाई? कार का रेफरेंस फ्रेम क्यों ज्यादा अच्छा है? कार के रेफरेंस फ्रेम से जीरो एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है उसका, बाहर से उसका एक्सेलरेशन कुछ दिखाई देगा। बेटा एक्सेलरेशन जीरो दिखना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, या एक्सेलरेशन कुछ नॉन जीरो दिखना ज्यादा अच्छा है? कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो। स्टैटिक का सवाल हो जाएगा तब ये, बट स्टैटिक तो दिखेगा ये, बट आपको ये नकली फोर्स भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो अब इसका एफबीडी अगर देखें और कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, कोई बताएगा बेटा मुझे किस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहिए? एम ए, एम जी या टी? टी को। ये थीटा तो ये थीटा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकली अप, एक कंपोनेंट राइट। वर्टिकली अप वाला कंपोनेंट बोलिए बेटा, अरे बोलिए। टी कॉस थीटा। अभी भी नहीं बोल पा रहे कंपोनेंट। पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। तो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, स्यूडो फोर्स मैंने इंक्लूड कर ली है, तो मैं फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं। बोलिए एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करिए। टी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम ए। वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करिए। टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। दोनों इक्वेशंस में से टी को गायब कर सकता हूं, टी अननोन है, थीटा अननोन है, तो एक को गायब करना पड़ेगा। गायब कर दूं? कैसे गायब कर सकता हूं? अरे टी को कैसे गायब कर सकता हूं? डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। तो क्या हो बेटा? टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। टैन थीटा
इज इक्वल टू ए बाई जी, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। ये समझते हैं? एक बात बताइए फिर मुझे, अगर कार का एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, जो कि जी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, कार का एक्सलेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो एंगल ऑफ टिल्ट कितना होता? 45 डिग्री। दिख रहा है? ए की जगह 10 होता, जी भी 10, तो tan इनवर्स 10 अपॉन 10 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज व्हाट बेटा? 45 डिग्री। समझे? मैंने इस प्रॉब्लम को किस फ्रेम से सॉल्व किया? ग्राउंड फ्रेम से, या ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया, या कार के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व किया? कार के रेफरेंस फ्रेम से। बेटर रेफरेंस फ्रेम था कार का रेफरेंस फ्रेम, ज्यादा सिंपलर मोशन दिखाई दे रहा था। तो बेटा ऐसा बहुत बार होगा, हमको बहुत बार मजबूरी होगी नॉन नेचुरल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करने की। तो नॉन नेचुरल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करके न्यूटन लॉ लिखना चाहेंगे तो बस एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या क्या सीडो फोर्स इंक्लूड करनी होगी। मैग्नीट्यूड क्या है सीडो फोर्स का, फिर से बताइए? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और डायरेक्शन क्या है सीडो फोर्स की? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये समझे क्या? जैसे क्या प्रॉब्लम, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू वेज, ये वेज है, ये ऐसे जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट दिख रही है, सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m kept on wedge remain at rest with respect to wedge। अच्छा एक बात बताइए, इसको वेज या इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, वेज या इंक्लाइन प्लेन। ये सरफेस स्मूथ है, बाद में हम रफ भी देखेंगे जब फ्रिक्शन का टाइम आएगा। अभी ये स्मूथ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, m इसका मास है। अगर मैंने वेज को फिक्स कर रखा है, इंक्लाइन प्लेन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, बट ब्लॉक हिल सकता है अपनी जगह से। बताइए, मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया इस इंक्लाइन प्लेन पे, ये ब्लॉक क्या रुका रहेगा? सब इमेजिन नहीं कर रहे हैं अभी भी बेटा, फिजिक्स इमेजिनेशन का खेल है। इमेजिन करिए और मुंह से बोलिए, अगर मैंने इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया तो क्या ब्लॉक रुका रहेगा? नहीं, मूव करेगा। किस तरफ? डाउन द इंक्लाइन जाएगा, कुछ एक्सलेशन होगा। कितना बताइए मुझे जल्दी, कितना? बहुत सिंपल है, कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस ऑब्जेक्ट पे? कितनी? दो। नाम बोलिए उन दो फोर्सेस का। ग्रेविटी एंड नॉर्मल। किसके कंपोनेंट ब्रेक करने चाहिए मुझे? नॉर्मल के नहीं, ग्रेविटी के, क्योंकि इंक्लाइन के अलोंग तो मोशन होने वाला है बेटा। जल्दी बताइए एक्सलेशन की वैल्यू, और याद रखनी है आगे से। जल्दी बताइए एक्सलेशन की वैल्यू, एक्सलेशन की वैल्यू बताइए। अरे बेटा इतना आसान चीज पूछ रहा हूं कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये इतना आसान कभी नहीं पूछा जाएगा, बट इतना तो आना पड़ेगा हमको आगे सीखने के लिए। बताइए क्या आ रही है एक्सलेशन की वैल्यू? अरे जी इंटू समथिंग, जी इंटू समथिंग आ रही है। क्या आ रही है एक्सलेशन की वैल्यू? क्या आ रही है एक्सलेशन की वैल्यू? अरे बेटा क्या आ रही है एक्सलेशन की वैल्यू? बोलिए। mg, mg बाई साइन थीटा।
mg साइन थीटा। अरे mg साइन थीटा एक्सलेशन कैसे हो सकता है, फोर्स है वो। पूछ क्या रहा हूं मैं, हाँ पूछ क्या रहा हूं, एक्सेलरेशन। mg साइन थीटा एक्सलेशन है क्या, क्या है mg साइन थीटा, फोर्स। क्या मैं फोर्स पूछी, क्या पूछ रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन। बेटा कर चुके हैं 3-4 बार पहले। ग्रेविटी है डाउनवर्ड, नॉर्मल है इधर को, किसके कंपोनेंट ब्रेक करने चाहिए, अभी भी नॉर्मल बोल रहे हैं। ग्रेविटी एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, थीटा 90। पहली बार कर रहे हैं, आई थिंक तीसरी चौथी बार कर रहे हैं ये। mg का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट बोलिए बेटा, दूर वाला साइन थीटा से दूर वाला है ये, और ये वाला mg cos थीटा। दिख रहा है सबको, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो सकता, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या होना चाहिए, 0। मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, mg cos थीटा। तो नॉर्मल है mg cos थीटा के बराबर, नॉर्मल है mg cos थीटा के बराबर। नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, बट mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ये ब्लॉक पक्का किस तरफ एक्सलेट करेगा, डाउन द इंक्लाइन। कितने से, अभी भी g sin थीटा, न्यूटन्स लॉ, डाउन द इंक्लाइन एक ही फोर्स है mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। बेटा m से m कट रहा है नहीं कट रहा है, a की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा। mg sin थीटा बोलते हुए ही गलत लगना चाहिए आपको, एक्सलेशन m और g फोर्स है मिला के, तो क्या आ रहा है एक्सलेशन, याद रखना है, व्हाट इज एक्सलेशन ऑफ अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, g sin थीटा। ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। इस प्रॉब्लम से आगे कंटिन्यू करेंगे स्यूडो फोर्स की।